एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हम 28 जनवरी से 5 फरवरी तक के इस हफ्ते में जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा हमने बजट का डिटेल्ड वीडियो अभी मैंने डाला था परसों, ठीक है। संडे को यानी कल आप लोगों को मिल गया होगा मंथली जनवरी 2024 और अब ये फरवरी का महीना शुरू हो गया तो फरवरी की न्यूज को हम कवर करते हैं 28 जनवरी से। इसमें आपको 5 फरवरी तक की सारी न्यूज जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी ऐप पर एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटी 2024 का बैच आ चुका है। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की है। सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये लेक्चर मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी। इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी मिल रहा है। इसके साथ ही आपको लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन मिलेंगे और साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी। एक टॉपिक के बाद उसके प्रैक्टिस सेट, फिर टॉपिक, फिर प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से। तो बाकी की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहां पे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप ले सकते हैं। तो आज की अपनी न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला न्यूज क्या है उसको देखते हैं। पहली न्यूज क्या है उसको देखो। देखो, सबसे पहले ये वर्ल्ड बैंक के बारे में है कि वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक ने 100 मिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड्स जो है वो जारी किए हैं प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए। क्या कर रहा है वर्ल्ड बैंक, इसको देखोगे। वर्ल्ड बैंक ने देखो क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड्स जारी कर दिए और बॉन्ड्स जारी करके क्या कहा है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये किस चीज के लिए काम आएंगे, ये जितना भी पैसा है ये हम 2 प्रोजेक्ट्स को देंगे। और उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है और उस रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट से जितना भी फायदा होगा वो इंटरेस्ट के तौर पे हम आपको वापस चुकाएंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं कह रहा वर्ल्ड बैंक कि आपको इतना प्रतिशत हम रिटर्न दे देंगे। क्या कहा है, इसको लिंक कर दिया कि हम, आपने जो बॉन्ड में पैसा लगाया है वो पैसा हम प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएंगे। इन प्रोजेक्ट में, उन प्रोजेक्ट में जहां पे प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है, 2 प्रोजेक्ट्स का जिक्र यहाँ पे है, मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से देश के वो प्रोजेक्ट हैं। और फिर उनकी रिसाइकलिंग से जो भी प्रॉफिट हुआ वो हम आपको वापस करेंगे आपके रिटर्न के तौर पे। तो लोग कहेंगे कि अगर प्रॉफिट ना हुआ तो हम तो गए, ये बॉन्ड कहाँ, ये तो इक्विटी हो गया। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि आपको 1.75% का रिटर्न तो फॉर श्योर, ये तो हम गारंटी लेते हैं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो मिलेगा इट डिपेंड्स के उस प्रोजेक्ट में कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली बार इस तरीके के बॉन्ड्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ने निकाले हैं। 24 जनवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने ये किया है काम। क्या कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि 7 साल के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर के हम प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्ट रहेगा, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा और जितना भी पैसा आप दोगे वो प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के काम आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड्स फोकस इज ऑन प्रिवेंटिंग प्लास्टिक वेस्ट। ये काम क्या कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको फोकस कर रहा है। इस बॉन्ड को लिंक कर दिया गया है। इन्वेस्टर का रिटर्न किस चीज से मिलेगा, जो प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकलिंग क्रेडिट मिलेंगे या प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन क्रेडिट मिलेगा, या कार्बन कम होने के कारण, जो कार्बन बेचने के कारण कार्बन मार्केट में जो फायदा होगा वो वाला पैसा आपको वापस दिया जाएगा। ठीक है, घाना और इंडोनेशिया के अंदर ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। घाना और इंडोनेशिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें पैसा लगा के जो रिटर्न मिल रहा है वहां पे आपको ये रिटर्न दिया जाएगा। ये लिस्ट कहाँ होंगे, ये बॉन्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और इनको AAA रेटिंग दिए गए हैं, यानी कि 100% सेफ ये बॉन्ड्स हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने AAA रेटिंग इसको दिया है। 1.75% रिटर्न तो आपको अश्योर किया जा रहा है दिए देंगे और फिर बाकी का आगे आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा और 1944 में ये स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 189 इसके प्रेजेंट मेंबर है। अभी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इस हफ्ते ना कुछ ज्यादा न्यूज नहीं आई है, जितनी भी है हम डिस्कस कर रहे हैं। REC एंड NIIFL साइंड अ MOU। देखो क्या कर रहे हैं ये। REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पहले कहते थे, और NIIFL क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड लिमिटेड।
इन दोनों ने 26 जनवरी 2024 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि जितने भी रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें मिल के फंडिंग करेंगे। ठीक है, को फंडिंग कर रहे हैं, ये मिल के फंडिंग कर रहे हैं। आरईसी क्या है? ये एक महारत्ना कंपनी है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। महारत्ना जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। कौन कौन थे जिस समय ये साइन हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। और एमओयू की बात करते हैं, ये दोनों मिलके फंडिंग सॉल्यूशन देंगे रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ठीक है, ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है ये टू इनहेंस फाइनेंसिंग, मतलब कि प्राइवेट लोगों का पैसा भी अट्रैक्ट होगा और फाइनेंस जो है वो ब्रॉड होगा। आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं, इट इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है एज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी भी है। इसके सीएमडी विवेक कुमार देवांगन है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 1969 में ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं। थर्ड न्यूज क्या कहती है? ये भाई नाम बदल दिया। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने खुद को रीब्रांड किया है बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से। ठीक है, बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से खुद को रीब्रांड किया है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने। ठीक है, अपना नाम रख दिया इन्होंने बॉब कार्ड लिमिटेड। ये क्या है? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका नया लोगो बना है बड़ौदा सन के नाम से, जिसमें दो बी हैं, ऊपर से सन की रेज ये अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड द रेज ऑफ राइजिंग सन। बॉब कार्ड लिमिटेड कंपनी का नाम रख दिया और इसके लोगों का नाम है बड़ौदा सन। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो बॉब कार्ड होगा ये कंज्यूमर्स को और कमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स देता है। कंज्यूमर्स को क्रेडिट कार्ड या कमर्शियल क्रेडिट कार्ड ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये एज पर द आरबीआई इसके क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं? 22.4 लाख आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स जो है वो दिसंबर 2023 तक फोर्स में आ चुके हैं। ये पूरी न्यूज थी इनकी रीब्रांडिंग एंड लोगो के बारे में। अगली न्यूज क्या है? NSRCEL, पहले इसका पूरा नाम देखो। नादाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, यानी वो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के अंदर एक डिपार्टमेंट है। ये लर्निंग सेल है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसने सिडबी के साथ एमओयू साइन किया है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ इसने एमओयू साइन किया है कि हम प्री सीड फंडिंग देंगे। ये प्री सीड फंडिंग क्या होता है? जब कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल फेज पे होता है उसको कहते हैं प्री सीड। जब बिगिनिंग बिल्कुल शुरू ही हो रही है उसको कहते हैं प्री सीड, मतलब बीज बोने से भी पहले वाला। ठीक है, तो वो वाली फंडिंग हम देंगे किनको? जो टेक्निकल बेस्ड कंपनीज होंगी, जो टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप जितने भी लगेंगे हम उनको प्री सीड फंडिंग करेंगे, ऐसा कहा है। ऐसे हम 1600 स्टार्टअप्स को मदद करेंगे, उनके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिडबी ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि रिसर्च, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, डिफेंस, इन सब फील्ड के अंदर काम किया जा सके। सिडबी 1990 में बना है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल कंपनीज को लाइसेंस देता है। एमएसएमई कंपनीज को ये लाइसेंस देता है सिडबी। इसके चेयरमैन कौन है? श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज। अगली न्यूज क्या है? टीटागढ़ रेलवे सिस्टम और एम्बर ग्रुप ने जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है। मतलब जो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है और एम्बर ग्रुप है, दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? कि हम लोग मेट्रो के कंपोनेंट्स बनाएंगे या फिर हम ट्रेन्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ट्रेन का कोई भी मतलब कि औजार वगैरह या ट्रेन की बोगीज वगैरह, यानी ट्रेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए आ रहे हैं। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये अपना कोलैबोरेशन तोड़ देंगे। ठीक है, क्रिटिकल रेलवे कंपोनेंट्स बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या था? जो एज पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन तीतरगढ़ फार्मा स्पा इन इटली के अंदर जो इस रेल सिस्टम की एक सब ब्रांच है वो भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये पूरी न्यूज थी जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या कहता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को अपग्रेड करके 2024 के लिए 6.5% फोरकास्ट कर दिया है। कितना? 6.5% फोरकास्ट कर दिया है 2024 के लिए आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। मैंने आपको कल भी बताया था आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई
ये जो भी अपना जीडीपी फोरकास्टिंग करते हैं ये याद रखने जरूरी है। और ये जितने भी एनजीओ या फिर प्राइवेट लोग जितने भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हर किसी फोरकास्टिंग को याद मत रखना। तो आईएमएफ ने 6.5% कहा है, ठीक है। 2023 में हमने 6.7% से ग्रोथ किया, और अभी कहा है कि आप 6.5% रहेंगे, इतना ग्रो आप कर जाएंगे 2024 में। ये पहले भी पता लगा कि डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो अपना ग्रोथ भी बढ़ेगा, ऐसा आईएमएफ को लग रहा है, ठीक है। और ये कहा है 2024-25, अभी तक तो आईएमएफ को ये लग रहा है 2024 और 2025 दोनों सालों के लिए हम 6.5% ग्रोथ पे ही रुके रहेंगे। चलते हैं ग्लोबल सिनेरियो की तरफ। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि आईएमएफ फोरकास्टेड ग्लोबल ग्रोथ of 3.1% in 2023 and 2024। 2023-24 में पूरी ग्लोब की जो ग्रोथ है इसने 3.1% बताई है, ठीक है। 2025 में कह रहा है पूरा विश्व जो है 3.2% से ग्रोथ कर जाएगा। द हिस्टोरिकल एवरेज फॉर द 2000 and 2019 पीरियड वाज 3.8%। ये देखो 2000 से लेके 2019 का अगर हम एवरेज निकालें, पूरे 9 सालों का एवरेज निकालें, तो 3.8% थी। It forecasted global trade growth of 3.3% in 2024। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्रेड ग्रोथ, वो तो जीडीपी ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ है ओवरऑल, जो ट्रेड ग्रोथ है 2024 में 3.3%, 2025 में 3.6%, यानी जो हिस्टोरिकल एवरेज था 4.9%, उससे ट्रेड ग्रोथ भी इसने नीचे ही बताई है, ठीक है। 2023 में बहुत सारे 3000 लगभग 3000 ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये ग्रोथ जो है वो गिरी है, ऐसा इसने कहा। एवरेज ऑयल प्राइसेस 2024 में कम होंगे 2.3% तक। एशिया रीजन के अंदर जो एस्टिमेटेड ये लगा रहे हैं, एशिया रीजन के अंदर जो ग्रोथ है वो में भी थोड़ा सा कम रह सकता है, ठीक है, में भी कम रह सकता है, कितना वो इसने बताया है। अब चलते हैं अगली न्यूज के पास। गेल, यानी जो भारत की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गेल साइंड एलएनजी परचेज एग्रीमेंट विद एडीएनओसी। अब ये गेल इंडिया लिमिटेड जो है, इसने लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस की परचेज का एग्रीमेंट आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ साइन कर लिया है कि हम आपसे एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को परचेज करेंगे, ठीक है। ये जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है आबू धाबी की, यानी यूएई की। इस एग्रीमेंट के अंदर गेल जो है लगभग इतना 0.5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर एलएनजी इनसे परचेज करेगा 2026 से आने वाले 10 साल यानी 2036 तक, 2026 से 2036 तक ये पूरी एग्रीमेंट जो है वो इनकी चलेगी। दिस इज इन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड इंडियाज एफर्ट टू इनहेंस द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी सेक्टर टू 15%। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको अपनी एनर्जी फील्ड के अंदर जो नेचुरल गैस का शेयर है वो 15% से बढ़ाना है, ठीक है। तो गेल क्या है? वो एक महारत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगली न्यूज पे चलते हैं। आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स को रिवाइज किया है, किस चीज के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। अब देखो आरबीआई एक्ट 1934 में शेड्यूल्स बने हुए हैं, जैसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बने हुए हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के अंदर सेकंड शेड्यूल है। क्या है? एक सेकंड शेड्यूल है, और उस सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, जिस भी बैंक का नाम उसके अंदर आ गया मतलब वो शेड्यूल्ड बैंक बन जाते हैं। शेड्यूल्ड बैंक बन के क्या हो गया? भारत सरकार की जितनी भी स्कीम चलती हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रेफरेंसेस उन शेड्यूल्ड बैंक्स को दी जाती है कि आपके बैंक के थ्रू हम इस स्कीम को रन करेंगे, ठीक है। जैसे एसबीआई एक शेड्यूल्ड बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है। तो ऐसे ही अब आरबीआई ने क्या किया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के, उनको भी आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जगह मिल सकती है, पर कुछ शर्तें इनको पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिया है सबसेक्शन सी सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 की पावर का यूज करके, ठीक है। ये सेक्शन वेक्शन ना तुम याद किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, क्या करना क्या होगा, की रिवाइज नॉर्म्स क्या है? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे उनको कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो को मेंटेन रखना पड़ेगा कम से कम 3% हायर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9% का, वैसे 12% का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें 3% एक्स्ट्रा, यानी इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 15% रखना पड़ेगा, मतलब खुद को सेफ दिखाना पड़ेगा। दूसरा, देयर शुड नॉट बी एनी मेजर इशू, कोई मेजर इशू आरबीआई की तरफ से आप लोगों के द्वारा, आप
आप लोगों पर यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कभी भी आरबीआई ने कोई मेजर इशू ना उठाया हुआ हो सुपरविजन वगैरह का। जो लाइसेंस मिलेगा वो फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया के हिसाब से टीयर 3 और टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ही मिलेगा। ठीक है, तो अगली न्यूज क्या है, आरबीआई ने टीआरक्यू होल्डर्स को एडवांस पेमेंट फॉर गोल्ड इंपोर्ट वाया आईआईबीएक्स अलाउ कर दिया है। टैरिफ रेट कोटा, अब देखो क्या होता है, भारत को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो इलीगल तरीके से भी बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट होता है। तो जो ये गोल्ड इंपोर्ट होता है ना, तो उससे क्या होता है, लीगल या इलीगल जैसे भी अपने को पेमेंट तो करना पड़ रहा है, यानी अपना गोल्ड देश में आ रहा है तो हमको पे ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट तो हम उतना कर नहीं रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, जिसमें गोल्ड की एक अहम भूमिका है। अब हम क्रूड ऑयल भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, पर क्रूड ऑयल के ऑल्टरनेटिव इंडिया में नहीं है। गोल्ड के बिना तो आप रह सकते हो, क्रूड ऑयल के बिना कैसे रहोगे। ठीक है, तो गोल्ड नहीं भी पहना तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो भारत सरकार ने क्या देखा कि क्रूड ऑयल को तो हम मैनेज नहीं कर सकते, हालांकि कोशिश की जा रही है पर नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन हम गोल्ड के इंपोर्ट को तो कम कर सकते हैं। जिसके चलते आरबीआई ने कुछ टैरिफ रेट कोटा डिसाइड कर दिया था कि इतना आप ला सकते हो गोल्ड, इतना नहीं ला सकते हो। तो अब अलाउ कर दिया है कि जिनको गोल्ड खरीदना है वो आईआईबीएक्स यानी कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड के द्वारा आप खरीद सकते हो। लेकिन खरीदने के लिए यूएई से आप खरीदोगे। इंडिया और यूएई दोनों के बीच में सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो रखा है, यानी दोनों के बीच में टैक्स के रेट्स थोड़े से कम लगेंगे। ऐसा एग्रीमेंट भारत ने अबू धाबी के साथ किया हुआ है। तो अब ये कहा कि जो भी ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड से जो ये गोल्ड खरीदेगा, आपको 11 दिन का एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। पहले पैसे दो, 11 दिन के बाद आपको गोल्ड मिलेगा। तो ये आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, लेकिन 11 दिन की एडवांस पेमेंट के साथ। ठीक है, कौन से सेक्शन से आरबीआई को ये पावर है ये यहाँ देख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको लाइसेंस वाला ही, मतलब कि आपको पर्टिकुलर एचएस कोड वाला गोल्ड ही मिलेगा, इलीगल नहीं, जिसका पूरा एचएस कोड मिला हुआ हो गोल्ड का, वही गोल्ड जो है वो मिलेगा। इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था 2022 मई में कि हम एक दूसरे की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते या बेचते वक्त जो है थोड़े से रिलैक्सेशन देंगे, थोड़े सा रिसेशन देंगे। ठीक है, 1% ड्यूटी का कंसेशन देंगे। कंपनी रिसीव्स टीआरक्यू सर्टिफिकेट, जो कंपनीज है उनको टीआरक्यू सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा कि आरबीआई ने हमको अलाउ कर दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी से ये टीआरक्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है। आईआईबीएक्स की बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। ये गुजरात गांधीनगर गिफ्ट सिटी के अंदर बना है। इसका एमडी सीईओ अशोक कुमार गौतम है। जुलाई 2022 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इट इज रेगुलेटेड बाय आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब देखो इसमें क्या होगा, आप इंडिया में बैठ के पूरी दुनिया से ऑनलाइन गोल्ड परचेज कर रहे हो। ये है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज पे चलते हैं। एनआरएलपीएस यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसने बीआरएसी के साथ मिलके इकोनॉमिक इंक्लूजन और सोशल प्रोटेक्शन ऑफ पुअर के लिए एमओयू साइन कर दिया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, इसने एमओयू साइन किया है बीआरएसी इंटरनेशनल के साथ, ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का भी इंक्लूजन हो सके दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है। गांव के अंदर गरीबी को कम करने के लिए ये एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से एक स्कीम चलाई थी भारत ने। इसके अंदर क्या होगा, यूनिवर्सल और इंक्लूसिव मोबिलाइजेशन का हमने एजेंडा लिया था। दोनों की पार्टनरशिप से ये एजेंडा जो है वो फुलफिल होगा काफी हद तक। और अब क्या करना है, हमने बहुत सारे रूरल हाउस होल्ड्स को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन अब मकसद लिया है लखपति दीदी को, यानी विमेन सेंट्रिक अप्रोच अपना रहे हैं। अब हम लखपति दीदीज जो हैं, यानी कि जो एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं, अब लखपति दीदी, जितनी भी लखपति दीदी योजना के अंडर जितने विमेन्स ने खुद को रजिस्टर करवाया है, उनको गरीबी से बाहर लाने का मकसद है। समावेशी आजीविका प्रोग्राम के नाम से एक छोटा सा सब प्रोग्राम दोनों ने मिलकर चलाया है। ये क्या करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल इंक्लूजन, प्रोस्पेरिटी, लाइवलीहुड को लास्ट माइल तक लेके जाएगा विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, विद सोशल इंक्लूजन। दिस प्रोग्राम विल इंट्रोड्यूस होलिस्टिक प्रोडक्टिव इंक्लूजन, यानी कि
होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये काम कर रहा है, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से जो भी आप लोगों को डिफिकल्टीज आती हैं सबको सॉल्व करते हुए आपकी लाइवलीहुड को बढ़ाया जाएगा, स्पेशली विमेन्स को, ठीक है। अब ये BRAC इंटरनेशनल है क्या, ब्राक इंटरनेशनल है क्या? इट इज अ ग्लोबल साउथ लेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद क्या है? जो भी कम्युनिटी, जो भी लोग गरीबी में, इलिटरेसी में, डिजीज में, सोशल इनजस्टिस के कारण जी रहे हैं या उनकी वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको मदद करना। इसको 1972 में बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस कमेटी ने फाउंड किया था। बाद में इसका नाम बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी पड़ गया था, यानी बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस कमेटी शुरुआत में इसका ये नाम था 1972 में। बाद में ये BRAC का मतलब क्या है? बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी इसका नाम पड़ गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें, यूनियन मिनिस्टर सबको पता है कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं। कॉन्स्टिट्युएंसी इनकी बेगूसराय बिहार की लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फगन सिंह कुलासते हैं, इनकी मांडला मध्य प्रदेश के अंदर विधान क्षेत्र लगता है। और साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से इस मंत्रालय को संभाल रही है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है इंडिया का UPI वो आईफिल टावर इन पेरिस फ्रांस के अंदर लॉन्च कर दिया है। UPI जो है वो आईफिल टावर इन पेरिस में लॉन्च हुआ है फॉर दिस पर्पस। एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट, इसने मतलब कि अब क्या होगा, फ्रांस के अंदर भी अगर कोई इंडियन टूरिस्ट जा रहा है आईफिल टावर देखने या कुछ भी पेरिस फ्रांस के अंदर कोई घूमने जा रहा है और आपको वहां पे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप UPI के माध्यम से यानी NPCI के माध्यम से आप उन पेमेंट्स को कर सकते हो। आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे जो पेरिस यानी फ्रांस के एम्बेसडर इंडिया आए थे, ठीक है, तो उनके साथ ही हमने 75th रिपब्लिक डे पे ये हिस्टोरिकल काम किया है कि हमारा UPI अब फ्रांस पेरिस के अंदर भी चलेगा, ठीक है। अगली न्यूज है ESAF SFB यानी कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप या मैं कहूंगी बैंक का श्योरेंस साइन किया है। ये ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? ये थ्रिसूर केरला बेस्ड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसने क्या किया? इसने बैंक का श्योरेंस साइन किया है एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ। इनके साथ क्या कहा है कि हम अपने कस्टमर्स को आपका इंश्योरेंस देंगे, आप अपने कस्टमर्स को हमारी बैंकिंग सेवाओं दो, जिससे हमारा भी बेस बढ़ेगा, आपका भी बेस बढ़ेगा। इसको कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस, यानी बैंक के कस्टमर्स का इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस। तो ये क्या है वो मैंने आपको बताया कि इसमें मेन फोकस किया जाएगा अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज का, ऐसी कम्युनिटी जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये इंश्योरेंस कंपनी आपस में मिलके उनका भला करेंगी। अब अगली न्यूज पे चलते हैं, क्या है? IRDAI ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप आयुष को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करोगे। देखो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस फील्ड को मॉनिटर करती है। तो इसने ये कहा है कि अभी तक आप अलग अलग एलोपैथिक हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करते हो, बीमारियों को इंक्लूड करते हो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अब आयुष को भी करोगे, यानी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, अगर इनके जरिए भी कोई इलाज करवा रहा है तो उनको भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। और ऐसा 1 अप्रैल 2024 से लागू कर रहे हैं, ठीक है। आयुष का पूरा नाम आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, इन सभी के द्वारा अगर आप इलाज करवा रहे हो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में आओगे। द सर्कुलर वॉज इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, मतलब जो सर्कुलर जारी हुआ वो दिस एक्ट के जरिए जारी हुआ, IRDA एक्ट 1999 के जरिए जारी हुआ। SSC बड़ा पूछ लेता है इन सालों को, ठीक है, ये ईयर्स को पूछ लेता है कि 1999, 1998, इस तरीके से। इससे क्या होगा? एक जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने एक कोर ग्रुप बनाया है, एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है जिनको जो आयुष से भी रिलेटेड हैं और जिनको इंश्योरेंस का भी ज्ञान है कि किस तरीके से हम ये इंश्योरेंस के अंदर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, मतलब कि क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर होगा, किस तरीके से लोगों को एनरोल करना है, किस तरीके से नेटवर्क फैलाना है, कैसे लोग जो है इसके माध्यम से इसका फायदा ले सकते हैं, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या है? Insurers are required to modify existing products that impose limitation on आयुष ट्रीटमेंट। क्या करना होगा? जितने भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं उनको अपना प्रोडक्ट मॉडिफाई करवाना होगा कि हमारे लिए इसमें आयुष को भी इंक्लूड कर दो। तो इंश्योरर को ये काम करना पड़ेगा।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या है, एसओपी क्या है, इंश्योरर्स मस्ट एस्टैब्लिश एडिक्वेट कंट्रोल। जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस दे रहा है, उसको एडिक्वेट कंट्रोल देखना होगा, पूरा प्रोसीजर सही चल रहा है क्या, आयुष हॉस्पिटल की डे केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, उन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। IRDAI जो है चेयरपर्सन देबाशीष पांडा है, देबाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में, 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था और काम शुरू हुआ है 2000 में। अगली न्यूज है, मोदी एंटरप्राइजेस चेयरमैन बीना मोदी ऑनर्ड एज आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर 2023। जो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑनर्ड, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो कार्यभार को संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने डॉक्टर बीना मोदी को जो अवार्ड दिया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर 2023 का, जो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहाँ किया है, ऐसा उन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, वहां पे ये अवार्ड उनको दिया है। डॉक्टर बीना मोदी जो है वो प्रेसिडेंट और एमडी रही है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की, चेयरमैन एंड एमडी रही है इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड की, एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर की जो कंपनी है। सम ऑफ द ब्रांड्स जो बीना फैशंस है, ईगो थाई है, ईगो इटालियन है, लग्जरी और लाइफस्टाइल बिजनेस से ये डील करती है। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है विमेन ऑफ द डिकेड इन बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 का अवार्ड, जो विमेन इकोनॉमिक फोरम ने दिया था। 2018 में इनको ये अवार्ड मिला है। शी हैज आल्सो फीचर्ड एन इंडियाज मोस्ट पावरफुल विमेन, अ बुक बाय प्रेम आहलूवालिया। 2016 में प्रेम आहलूवालिया ने एक बुक भी लिखी थी इंडियाज मोस्ट पावरफुल विमेन के नाम से, तो उसके अंदर भी इनका जिक्र था। तो ये थी डॉक्टर बीना मोदी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। ये एक बाइलेटरल, मतलब कि दो देशों का एक मीटिंग होता है इंडो यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट को देखते हुए, दो देशों का मीटिंग होता है। ठीक है, नेशनल प्रेसिडेंट इसमें पंकज बोहरा है, 1968 से ये होना शुरू हो चुकी है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंडर है। ठीक है, तो ये थी आज की सारी न्यूज। मैं कह रही हूँ कि न्यूज छोटी है आज, लेकिन यूं तो बहुत सारी हैं, लगभग ये 20 न्यूज जो है वो हमने कवर की हैं, और लेकिन छोटी है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन आज का ये है, आपका आज का क्वेश्चन ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, या फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गेल है, गेल, उसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, जो गेल इंडस्ट्री है, जो गेल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है। पहला महारत्ना स्टेटस, ठीक है, महारत्ना मिला हुआ है, नवरत्ना मिला हुआ है, बी ऑप्शन है नवरत्ना स्टेटस मिला हुआ है, ये मैंने करवाए हुए हैं रत्ना स्टेटस। तीसरा जो है मिनी रत्ना 1 स्टेटस मिला हुआ है, मिनी रत्ना 1 स्टेटस मिला हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन ये है मिनी रत्ना 2 का स्टेटस मिला हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको स्टेटस कौन सा मिला हुआ है। उम्मीद करती हूँ बता दोगे आप, सर्च करके बताओ, कैसे भी बताओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका रत्ना स्टेटस क्या है। मिलेंगे अगले हफ्ते न्यूज की आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।